हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बहुत शानदार तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहीं तक बात किया था, यानी समानता के अधिकार के बारे में बात किया। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आज की क्लास में उसी के आगे हम लोग बात करने चल रहे हैं। हाँ, ध्यान से देखिएगा। इसके आगे आज की क्लास में हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। हम अभी तक समानता के अधिकार के बारे में बात कर रहे थे। आज की क्लास में हम स्वतंत्रता के अधिकार यानी राइट टू फ्रीडम के बारे में बात करेंगे। आज की क्लास में हम लोग फ्रीडम राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। ठीक है, राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है बेटा। स्वतंत्रता के अधिकार की बात करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है आर्टिकल 19 और आपका 21। इसको बहुत अच्छे से समझिए। आर्टिकल 19 की बात करें तो इसमें कई पार्ट्स हैं अलग अलग तरीके से। जैसे आर्टिकल 19 का 1 कहता है भारतीय नागरिकों के लिए इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 की जब बात करें, आर्टिकल 19 में 19 के 1 में 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई। इसमें क्या है? भारतीय नागरिकों के लिए, गौर कीजिएगा, नागरिकों के लिए इसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है वो अलग अलग है। 19 के 1 के ए में बात करें, इसी में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, किसी भी प्रकार की बातों को बोलने का अधिकार, अपने हाव भाव को प्रदर्शित करने का अधिकार, जिसे हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। तो वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत फेमस है, कई बार यहां से प्रश्न बना है कि वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अलग कलर में लिख लीजिए। वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार, वाक एवं अभिव्यक्ति का अधिकार। प्यारे साथियों, ध्यान से देखिएगा। इसी में आगे हम बात करें, इसी का पार्ट होता है प्रेस की स्वतंत्रता। ध्यान से देखिएगा, इसी का पार्ट होता है प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी प्रेस की स्वतंत्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में बना है कि भाई फ्रीडम ऑफ प्रेस किस आर्टिकल के अंदर है आपके आपके जैसे ये तो मान लीजिए कि ए हो गया आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की अधिकार, और इसी के अंदर ध्यान से देखिएगा ये बी हो गया आपका, बी हो गया। इसी के अंदर आपका सी क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार मतलब किसी भी चीज को जानने का अधिकार। सूचना का अधिकार अब वैधानिक अधिकार हो गया है। ठीक है, पहले यह मौलिक अधिकार में शामिल था। ध्यान से सुनिएगा। राइट टू इंफॉर्मेशन, एक्चुअली ये दोनों में है, ऐसे कह सकते हैं आप। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको लीगल राइट भी बोला जाता है। लीगल राइट क्या? वैधानिक अधिकार, वैधानिक अधिकार के रूप में देखा जाता है। ध्यान दीजिएगा, यह सूचना का अधिकार के नाम से फेमस।
सूचना का अधिकार के नाम से फेमस है। गौर करिएगा, सूचना के अधिकार के नाम से ये फेमस है। गौर कीजिएगा साथी, यहीं पर आपसे बात करें सूचना के अधिकार के बाद आपने फ्रीडम टू नो सुना होगा, शांत रहने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू रिमेन साइलेंट, ठीक है, शांत रहने की स्वतंत्रता इसी में है। शांत रहने की स्वतंत्रता, शांत रहने की स्वतंत्रता, इसी में आपका एक पक्ष हो जाता है जिसे कहते हैं हम जानने की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू नो, जानने की स्वतंत्रता, इसी में आपका विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता, विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता पूछा जाता है। मौलिक अधिकार का कौन सा पार्ट है? विदेश यात्रा करने की स्वतंत्रता। इसी में आपने सुना होगा विचारों का प्रचार करने की आवश्यक स्वतंत्रता, विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी जो भी विचार अभिव्यक्ति आपके मन मस्तिष्क में आते हैं उसको आप प्रचारित कर सके, फ्रीडम टू प्रमोट थॉट्स, ठीक है, विचारों का प्रचार करने की स्वतंत्रता, विचारों की प्रचार करने की स्वतंत्रता, ध्यान से सुनिएगा, विचारों की प्रचार करने की स्वतंत्रता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गौर कीजिएगा, इसी में आगे आपसे बात करें, इसमें आता है एक एक्सेप्शन है, जैसे आपने सुना होगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अगर अवमानना होती है तो आप विचारों के प्रचार की स्वतंत्रता आपका नहीं मैटर करता है। जैसे अगर किसी भी प्रकार के न्यायालयी अधिकरण या न्यायालयी बातों से आपके विचार मत नहीं खाते या मैच नहीं करते तो वहां पर ये मौलिक अधिकार आपका शून्य मान लिया जाएगा। जैसे आर्टिकल 129 में न्यायालय के अवमानना के बारे में बताया गया, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट के न्यायालय की बातों के अवमानना के बारे में बतलाया गया है, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर पनिशमेंट है, यानी दंड का प्रावधान भी किया गया है। अगर विचारों की या फिर किसी भी प्रकार के ऐसे मौलिक अधिकार जिसमें न्यायालयी अवमानना होती है तो उस स्थिति में आपके ऊपर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है, ठीक है। इसी में आपने आर्टिकल 19 का 2 सुना होगा। आर्टिकल 19 का 2 क्या होता है कि जैसे किसी व्यक्ति का क्या होता है, डिफेमेशन, ठीक है, ऐसी अभिव्यक्ति ना करें जिससे सामने वाले का मानहानि हो। जैसे किसी, आपने अभिनव बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी वाला केस सुना होगा। अभिनव बिंद्रा के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में संदीप माहेश्वरी अपने बैठक में, अपने सीटिंग में कई बार चर्चा कर लिए किस तरीके के फ्रॉड्स, इस तरीके की बातें होती हैं जिससे लोग उसमें फंसते हैं और अपना बहुत बड़ा पैसा दे देते हैं। तो इस बात को लेकर के किसने, विवेक बिंद्रा, सॉरी अभिनव बिंद्रा मैं कह रहा, विवेक बिंद्रा ने क्या करा, उस पे कहा कि भाई ये मेरे मतलब मेरे अभिव्यक्ति पर ठेस पहुंचा रहे हैं, यानी मेरी मानहानि कर रहे हैं। तो इसके लिए उन्होंने इस पर प्रॉपर मुकदमा किया था। बाद में आप देखिए उस पर सुलहनामा भी हुआ, चीजें बदली, ठीक है। तो ये एक्चुअली ध्यान से देखिएगा, ये ABC आप ऐसे नहीं कह सकते, आप इसके सब पार्ट्स कह सकते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 19 के 2 में बात करें, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 के 1 के B में, एक्चुअली वो A के अंदर पूरी डिटेलिंग थी, पूरी डिटेलिंग A के अंदर थी, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 19 के 1 के B में ही कहा गया है कि शांतिपूर्वक व निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार।
ये बहुत बार प्रश्न बना है कि भाई सम्मेलन करने का अधिकार, एकजुट होने का अधिकार या फिर निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 19 के 1 के बी में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आप क्या कह देंगे? शांतिपूर्वक एवं निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार। शांतिपूर्वक और निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार, बहुत बार यहां से भी प्रश्न बना है। साथ ही ध्यान से सुने, जब आपसे कहा जाए कि भाई शांतिपूर्वक और निशस्त्र सम्मेलन करने का अधिकार किस आर्टिकल में? 1 के बी में। वहीं पर आर्टिकल 19 का 3 कहता है इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आर्टिकल 3 इसी बात पर कहता है इस पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। देयर इज अ प्रोविजन एंड प्रोहिबिशन ऑन दैट। किस पर? शांतिपूर्वक निशस्त्र सम्मेलन करने के अधिकार पे। ठीक है, अब उसके बाद आपके आर्टिकल 1 के सी में और भी चीजें आती हैं, जैसे आपने सुना होगा संगम, संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, इसी में आपने सुना होगा 19 का 1 का सी, संगम, संघ, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। संगम, संघ, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार भी किसमें है? 19 के 1 में है। कई बार यहां से प्रश्न बना है, ध्यान से देखिएगा। इसमें भी कई प्रोविजन है। सबसे पहले तो ये पहले हमारे संविधान के अंदर नहीं था। 97वां संविधान संशोधन 2011 में सहकारी समिति वाला कॉन्सेप्ट भी ऐड किया गया। अब आप कहोगे सर क्या इतना डीप हमारे एग्जाम में आएगा? भाई एग्जाम का कुछ नहीं कह सकते, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद वहीं पर 19 के 1 का डी की बात कर ले। 19 का 1 का डी कहता है कि भारत संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी विचरण एवं घूमने का अधिकार। भारत व संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने या विचरण करने का अधिकार। डन है? डन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, इससे भी प्रश्न पेपर में बनता है। ठीक है, उसके बाद आपका 19 का 1 का ई, बहुत इंपॉर्टेंट, साथ ही ध्यान से सुने। भारत संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का अधिकार। भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने या बस जाने का अधिकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है पेपर में, गौर से सुनिएगा। इसके बाद जब हम एक के एक के एफ की बात करें तो एक का एफ कहता है कि संपत्ति का अधिकार, जो अभी क्या हो गया है? रिमूव कर दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, 44वें संविधान संशोधन में एक का एफ जो मौलिक अधिकार के अंदर था 19 के अंदर, संपत्ति का अधिकार, अभी इसको क्या कर दिया गया है?
इसको हटा दिया गया है। इसके माध्यम से 44वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से, इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा करके किसमें, संपत्ति के अधिकार को वैधानिक अधिकार के अंतर्गत रख दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, यहीं पर जब बात करें कि जो आर्टिकल 20 है वो क्या कहता है, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 बहुत इंपॉर्टेंट है साथी, ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 20 कहता है कि भाई अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि, मतलब जब तक दोष सिद्धि ना हो जाए तब तक उसके लिए किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, कि संबंध में संरक्षण, संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। कई बार यहां से भी पेपर में प्रश्न बना है कि भाई अपराध किसी प्रकार का व्यक्ति कर दिया, अब उसको लगता है कि ये गलती से हुआ है, तो उसके लिए संरक्षण कई प्रकार के हैं। सबसे पहले जैसे 20 के 1 में कहा गया है कि कार्योत्तर विधियों में संरक्षण, यानी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ है जिसे कहा जाता है। उसी तरीके से 20 के 2 में कहा गया दोहरे दंड से संरक्षण, मतलब एक ही अपराध के लिए दो प्रकार के दंड ना दिए जा सके। और इसी 20 के 3 में कहा गया कि स्वयं के विरुद्ध साक्षी होने से संरक्षण, मतलब आप अपनी बातें, जैसे कोई अपराध हुआ है और आप अपनी बातों को कह सकें, दैट इज द ऑल्सो पार्ट ऑफ क्या, कंजर्वेशन, मतलब आप अपने प्रति तो कम से कम प्रोटेक्टेड रहें, ऐसा। इसी के बाद आप बात करेंगे आर्टिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 क्या कहता है, ध्यान से सुनिए साथी। आर्टिकल 21 कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ध्यान से समझिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्यारे साथियों, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का मतलब भाई किसी भी प्रकार के व्यक्ति के जान पर अगर किसी प्रकार का कोई खतरा है तो उसके पास मौलिक अधिकार है अलग अलग तरीके से। जैसे इन केस ऑफ इमरजेंसी जो आर्टिकल 19 है, आप जानते हैं ये समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 19 जैसे 358 के माध्यम से कहा गया कि भाई अगर इमरजेंसी आपातकाल की स्थिति है तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 19 समाप्त हो जाता है। आर्टिकल 359 के माध्यम से क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट हैज द राइट टू टर्मिनेट ऑल फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी। एक्सेप्शन कौन कौन से हैं, आर्टिकल 20 और 21। तो ये याद रखना 20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता, किसी भी केस में आर्टिकल 20 और 21 को समाप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान दीजिएगा। और ये बात भी कब बताया गया, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से। आप नोट करके एक पॉइंट लिख लीजिए, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के अनुच्छेद
20 और 21 को कभी भी समाप्त नहीं किया जाएगा। नहीं किया जा सकता। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया कि भाई किसी भी कंडीशन में आप क्या नहीं कर सकते, आर्टिकल 21 और 20 को समाप्त नहीं कर सकते। अच्छा, आपको बता दूं आर्टिकल 21 के ए में क्या बताया गया है। आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है कि भाई आर्टिकल 21 का ए यानी एक का 21 का एक कह रहा है कि भाई व्यक्ति के पास शिक्षा का अधिकार है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से। संविधान संशोधन के द्वारा सन 2002 में ऐड किया गया क्या, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार के लिए कंडीशन क्या है कि स्टूडेंट जो है वह इट मस्ट बी 6 to 14 ईयर्स, 6 से 14 वर्ष के बीच में अगर कोई बच्चा है तो उसके पास ये अधिकार है कि वो शिक्षा प्राप्त करे सरकार की तरफ से। ठीक है, उसको कहीं भी किसी भी प्रकार के बलात्श्रम में नहीं रखा जाएगा, यानी बाल श्रम में नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल 22 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा। आर्टिकल 22 कहता है बच्चा कि गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, ध्यान से देखिएगा, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। निरोध से, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। इसके साथ साथ आपने सुना होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें दिया गया है, आर्टिकल, ये हो गया आपका स्वतंत्रता, ये हो गया राइट टू फ्रीडम। इसके बाद हम बात करें आर्टिकल शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन कौन सा आर्टिकल है बच्चा, आर्टिकल 23 एंड 24। आर्टिकल 23 देखो साथी, कह रहा है कि मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध, यानी प्रोहिबिशन ऑफ व्हाट, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, ऐसे कह सकते हैं आप, कि मानव तस्करी व बलात्श्रम पर प्रतिबंध। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अभी आप लोगों ने खूब देखा होगा आर्टिकल 23 का हनन बहुत सारे लोगों का हो रहा, जैसे दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले खूब हल्ला था कि बहुत लोग गायब हो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत लोग अचानक से क्या हो जा रहे, मिल नहीं रहे। तो ये जो घटनाएं थी, ये जो इवेंट्स थे, ये बहुत सीरियस थे। ध्यान से सुनिए, तो मानव तस्करी एवं बलात्श्रम की बात करें तो बलात्श्रम पर प्रतिबंध की बात जब करते हैं तो गौर से सुनिएगा साथी, इसमें भारत के लिए भी ये है और भारत के बाहर के लोग, जैसे बलात्श्रम हमारे देश में आए बाहरी लोग भी झेल सकते हैं, तो उनके पास भी ये मौलिक अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का ये घटना हो रहा। तो ये आर्टिकल 23 कह रहा। आर्टिकल 23 में कुछ अपवाद भी है, जैसे क्या है कि राज्य को ये अधिकार है कि वह सार्वजनिक योजनाओं के लिए या किसी उद्देश्य प्राप्ति के लिए इस कानून का उल्लंघन कर सकता है। तो ये एक एक्सेप्शन भी बताया गया है इसके लिए, आर्टिकल 23 के लिए। लेकिन राज्य कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि किसी व्यक्ति का शोषण करे। अगर कोई एबल नहीं है, इफ द पर्सन इज नॉट एबल टू वर्क, व्हाई द गवर्नमेंट विल फोर्स हिम और हर। किसी भी ऐसी योजना में सरकार किसी को कैसे डाल सकती है कि अगर व्यक्ति उस कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तो सरकार इतना डेलिबरेटली कोई इम्पोजिशन नहीं करती है। बट हाँ, ये एक अपवाद है, ये एक अपवाद है। तो आर्टिकल 23 मानव तस्करी एवं बलात्श्रम पर प्रतिबंध।
आर्टिकल 24 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 24 वे जानते हैं, यहां से आर्टिकल 24 से रिलेटेड पेपर में बहुत प्रश्न बना हुआ है अभी तक टिल डेट। अगर आप देखें तो बहुत सारे प्रश्न बने हुए हैं, गौर कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप जानते हैं कि आर्टिकल 24 कह रहा कि भाई बाल श्रम पर प्रतिबंध, क्या? बाल श्रम पर बाल श्रम पर प्रतिबंध आर्टिकल 24 कह रहा है। बहुत बार प्रश्न बना है कि भाई ये क्या कह रहा है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर पर क्या है, बहुत फोकस किया गया। आपको पता है 1880 से 84 के बीच में एक व्यक्ति हुआ रहा, लॉर्ड रिपन। उसके शासन काल में ही प्रथम कारखाना अधिनियम आया था। ध्यान से समझिए, इस कारखाना अधिनियम में ही 1883 में क्या निकाला गया? बाल श्रम पर प्रतिबंध किया गया था, ठीक है। इसके बाद इसमें भी कुछ कंडीशन है, इसमें भी कुछ कंडीशन है। जैसे आर्टिकल 35 कह रहा है कि राज्य को अधिकार है कि वह इन अधिकारों के खिलाफ दंड का प्रावधान करने का कानून बना सकता है। अगर किसी राज्य में मतलब बलात्श्रम ज्यादा हो रहा, तो राज्य क्या कर सकता है कि इन इनके खिलाफ जाकर के कानून बना सकता है, आर्टिकल 35 के तहत ये बात। अच्छा, बच्चों से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, बच्चों से रिलेटेड जो घटनाएं हैं, बच्चों से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं, उसको आप ऐसे समझिए। आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 21 का ए, आर्टिकल 24, ये सब क्या है? बच्चों के लिए है, ठीक है। 15 का 3 हो गया आर्टिकल, आर्टिकल 15 का 3 हो गया, साथ ही साथ आर्टिकल 21 का ए हो गया, ठीक है। जैसे शिक्षा का अधिकार, वैसे आर्टिकल 24 सभी क्या है? बच्चों के लिए है। तो ये मतलब कन्विक्शन के लिए कि आपको याद रहे, ये सारी चीजें बच्चों के लिए हैं। कई बार यहां से प्रश्न पेपर में बना है, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध के अधिकार के बाद से आप धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करें, ध्यान से सुनिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह क्या है? आर्टिकल 25 से 28 के बीच में डिस्कस किया गया है। 25 से 28 के बीच में हाँ, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात की गई है। गौर कीजिएगा, भारत के किसी भी धर्म का पालन एवं उसके रीति रिवाजों को मानने का अधिकार, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 25 कह रहा भारत के किसी भी धर्म को मानने का अधिकार। भारत में किसी को भारत में किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है। भारत में किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है किसके पास? या फिर पालन करने का अधिकार या मानने का अधिकार, ये सारा इसके अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, इसी में आर्टिकल 25 का 1 है। आर्टिकल 25 का 1 क्या कह रहा है? सिखों के द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर कृपाण धारण करना, ये धर्म का ही पार्ट है। आप जानते होंगे सिख 5 प्रकार की चीजों को लेकर के चलते हैं। सिखों के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर कृपाण, सिखों के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर कृपाण लेकर
या कृपाण लेकर चलना या धारण करना। छोटा सा चाकू की तरह होता है। सिख इसको क्या कहते हैं? सिख इसको कहते हैं कि यह हमारे धर्म का क्या है? पार्ट है। इसी तरीके से आर्टिकल 25 के एक में ही दूसरी बात कही गई है। एक का ही दूसरा पार्ट है क्या? आपने सुना होगा संलेखना, जिसमें जैन समुदाय में एक धार्मिक रिवाज होता है, संलेखना या संथारा कहते हैं। क्या? संलेखना या संथारा। संलेखना या संथारा की बात करें तो जो संलेखना है, संलेखना क्या है बच्चा? तो आप कह दोगे कि भाई संलेखना जो है वह जब कोई व्यक्ति चाहता है जैन धर्म में अपना शरीर को त्याग करना, तो कुछ दिनों तक खाना पीना सबको छोड़ देता है, तो ये डेलिबरेट करके वो मर सकता है। तो संलेखना या संथारा का अधिकार जैन धर्म का जो है वो आर्टिकल 25 का एक अलाउ करता है। ठीक है। उसके बाद जैसे 1900 सन 1600, जो ये आप ये कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, किसी भी सिखों को कृपाण धारण करने का जो कॉन्सेप्ट है, देखिए खालसा पंथ एक हुआ करता था, यानी सिख धर्म जो होता था, सिखिज्म जिसे कहते हैं, उसमें 5 प्रकार के होते थे। 5 प्रकार के मतलब 5 प्रकार का क जैसे अनिवार्य होता है कोई अगर सिख है। क्या है? क्या है 5 प्रकार का? तो आप कह देंगे कि सर जैसे कृपाण, कंघा, केस, कड़ा, कच्छा, ये जो है ये हर समय अपने पास रखते थे। ये खालसा पंथ आया था आपका सन 2000 सन 1699 के आसपास। ठीक है। इसके बाद आर्टिकल 26, आर्टिकल 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। जब आर्टिकल 26 की बात करें तो कह रहा है किसी भी धार्मिक सम्मेलन, कार्यक्रम, जुलूस के आयोजन का, ध्यान से देखिएगा, कोई भी धार्मिक सम्मेलन करना या धार्मिक कार्यक्रम करना या धार्मिक जुलूस निकालना, यह क्या है? आर्टिकल मतलब अधिकार देता है। बताइए, धार्मिक जुलूस के दौरान ही पुलिस ने लाठीचार्ज चलाई की थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। आप लोगों ने सुना भी होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा ये बात। ठीक है। कई बार प्रश्न यहां से भी बनता है। तो ये किसमें? आर्टिकल 26 कह रहा है। आर्टिकल 27 क्या कहता है बेटा? आर्टिकल 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 27 कह रहा है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को कर मुक्त समझा जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 27 क्या कह रहा है? किसी भी प्रकार के धार्मिक समुदाय, जैसे आपने चढ़ावा सुना होगा, ये सब क्या टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 कह रहा है कि भाई किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ध्यान दीजिएगा, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। ठीक है। इसी हाँ, लेकिन उससे संबंधित कुछ तथ्य आर्टिकल 29 और 30 में, जिसे हम कहते हैं सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। ठीक है।
सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार। सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार की बात करें तो आर्टिकल 29 और 30 में बात किया गया है, और इसमें भी कंडीशंस हैं। जो 29 है वो भारतीयों के लिए है, और जो 30 है वो किसके लिए है, वो विदेशियों के लिए है। मतलब भारत के लिए भी है और विदेशियों के लिए भी है। आर्टिकल 29 क्या कहता है? 29 कहता है कि भारत के मतलब जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यहां पर क्या किया गया है, संख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का मतलब है जो 7 कम्युनिटीज हैं, हिंदू मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बुद्धिस्ट जैन पारसी, ठीक है, ध्यान से समझना, हिंदू इसमें बहुसंख्यक है, ठीक है, भारत के अंदर यही 7 कम्युनिटीज हैं, हिंदू इसमें बहुसंख्यक में काउंट होता है। गौर कीजिएगा, इनके लिए किसी भी प्रकार का क्या शैक्षणिक शिक्षा या संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, जैसे भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी नागरिक को अपनी संस्कृति को मानने और उसको प्रचार करने का अधिकार आर्टिकल 21, धर्म से संबंधित चीजों का प्रचार करने का अधिकार 29 के ए में बताया गया है, ठीक है। जैसे कुछ लोगों को खान पान होता है, कुछ लोगों को त्योहार होता है, कुछ लोगों की अपनी लिपि होती है, कुछ लोगों का अपना पहनावा होता है, तो ये जो है इस पर प्रचार प्रसार करने का अधिकार होता है आर्टिकल 29 के 1 में, ठीक है। इसी तरीके से आपने एनी सिटीजन्स cannot be discriminate only on the basis of the religion, caste, race, sex and birthplace तो एडमिशन, जैसे आपने पीछे एक आर्टिकल और देखा था, बताइए, कमेंट करके बताइए कौन से आर्टिकल में हमने जन्म जाति लिंग वंश के अनुसार के बारे में बात किया था। तो आर्टिकल 29 के 2 में इसके बारे में सेम बातें कही गई हैं। उसके बाद आर्टिकल 30, ध्यान से देखिएगा, आर्टिकल 30 क्या कहता है कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन एवं अल्पसंख्यकों का अधिकार, ठीक है। देखिए, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार, शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं उसमें प्रशासन, अल्पसंख्यकों को अधिकार। अब इसमें और भी बातें हैं जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। इसमें और भी बातें हैं जिसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।